नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DTED प्लस बी TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने एक श्रृंखला चलाई हुई है, जिसमें कि हम जो है पिछले सालों में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रही है, ताकि परीक्षा में हमें अधिक से अधिक मदद मिले। इन प्रश्नों के माध्यम से एक प्रश्न के साथ हमारे जो अन्य तथ्य भी कंप्लीट हो जाए और बार बार तथ्यों के आने से रिवीजन से हमारे जो प्रश्न है वे भी पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 0.5 मार्क्स के साथ आपका जो एग्ज़ाम होगा TGT PGT DTED का, आपको बिल्कुल जो है गलती की गुंजाइश नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। एक भी प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 341। भाई DTED प्लस बी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही सीरीज, साथ ही उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी मददगार साबित होगी जो कि अन्य स्टेट में भी TGT PGT परीक्षाएं जो होती है जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, जैसे कि NTA NET की परीक्षा या फिर किसी भी स्टेट की TGT PGT परीक्षा। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 341, क्योंकि जो 340 तक हम पहले कर चुके हैं। तो आगे बढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है। महादेवी वर्मा जी की जो रचना है अतीत के चलचित्र, वो किस प्रकार का एक संग्रह रहा है। वो है संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का निबंध संग्रह, रेखा चित्रों का संग्रह रहा है। ये वही निबंध संग्रह तीसरे ऑप्शन में आएगा। तो बात कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। और महादेवी वर्मा जी से संबंधित और अन्य तथ्य भी हम देख लेते हैं, ताकि हमें अधिक से अधिक जानकारी मिले। महादेवी वर्मा के जो संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का जो दूसरा संग्रह है वो है स्मृति की रेखाएं, और प्रथम संग्रह हमने देख ही लिया अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा जी की 8 कविता संग्रह रही है। कौन कौन से देख लेते हैं, क्योंकि ये जो कविता संग्रह रही है महादेवी वर्मा जी के, ये भी क्रम वाइज परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं या फिर डायरेक्ट इनका सन भी पूछ लिया जाता है। महादेवी वर्मा की जो रश्मि रचना है उनका समय क्या रहा है, प्रकाशन काल क्या रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रख लेने हैं। देख लेते हैं। निहार का समय जो 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, सतपर्णा एक अनुदित इनका काव्य संग्रह है जो कि 1959, प्रथम आयन 1974, अग्नि रेखा जो है 1990। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 342। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियाँ लिख करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी। वो है, एक तो उसने कहा था, सुविख्यात कहानी है उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी साहित्य उनकी मात्र 3 कहानियाँ जो लिखी है उनमें उन्होंने प्रसिद्धि भी प्राप्त की है। तो उसने कहा था उनकी सुविख्यात कहानी है, और उनके अलावा जो 2 कहानियाँ और अन्य है, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 से 15 के मध्य इनका समय रहा है, और उसने कहा था का समय है 1915। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी का समय क्या रहा, मतलब प्रकाशन वर्ष क्या रहा, तो 1915। ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उसने कहा था कहानी के बारे में जो कथन कहे हैं वे भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल के अधिक से अधिक कथन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है ये शुक्ल ने किस कहानी के संबंध में कहा है, तो आप लोगों को देख लेना है। नंबर 1 देख लेते हैं। इस कहानी के भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। एक कथन इन्होंने ये कहा है। दूसरा कहा है इनकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के संबंध में कहा है। शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को क्या माना है, एक अद्वितीय कहानी माना है कि इसके समान कोई दूसरी कहानी नहीं है।
इनके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित होता है। घटना इनकी ऐसी है जिसके बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है। ये जो कथन कहे है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी के संबंध में कहे है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। उसने कहा था कहानी के जो पात्र है वे और देख लेते हैं एक बार हम, क्योंकि पात्र भी पूछ लिए जाते हैं। लहना सिंह सूबेदानी। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर पोदा और हजारा के प्राणों की रक्षा की है। लहना सिंह ने सूबेदारनी के मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर प्राणोत्सर्ग किया है, ये आपको बताइए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 343। किसने कवि गंग को हाथी से कुचलवा दिया? जो एक राजा हुए हैं नूरजहाँ, उन्होंने जो है गंग कवि को हाथी से कुचलवा दिया। भिखारी ने गंग कवि के विषय में कहा है तुलसी गंग दुओ भय सुकविन को सरदार। ये जो पंक्ति है कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। गंग के विषय में भिखारी जी ने कहा है तुलसी गंग दुए भय सुकवि को सरदार। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 344। सूरदास जी का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? सूरदास जी का जो है साहित्य लहरी जो ग्रंथ रहा है वो नायिका भेद से संबंधित है। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है, प्रसिद्ध ग्रंथ रही है। एक और है नल दमयंती और ब्याहवली, ये 2 अन्य जो ग्रंथ माने जाते हैं। उपयुक्त इनमें से अंतिम 2 अपर्याय है भाई, अपर्याप्त है, अभी तक जो है इनका पूरी तरह साक्ष्य में नहीं मिला है। बढ़ते हैं आगे। 345 प्रश्न संख्या। किसी कवि का महत्व उनकी रचनाओं की संख्या पर नहीं गुणवत्ता पर निर्भर करता है। शुक्ल ने यह उक्ति किसके संदर्भ में कही है? तो ये उक्ति जो शुक्ल ने जो ये उक्ति कही है वो कही है बिहारी जी के संबंध में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 346। अष्टछाप के कवियों में उम्र की दृष्टि से वरिष्ठतम कवि कौन से रहे हैं? वरिष्ठ का मतलब सबसे बड़े कवि कौन से रहे हैं? तो रहे सबसे पहले कवि माने जाते हैं कुम्मन दास। तो देख लेते हैं कुम्मन दास जी के संबंध में और अन्य तथ्य। कुम्मन दास अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले कवि माने जाते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, यानी गुरु पूछ लिया जाए तो कुम्मन दास जी का, तो वल्लभाचार्य जी इनके गुरु रहे हैं। अनुमानतः कुम्मन दास जी का जन्म है 1468 ईस्वी। संप्रदाय प्रवेश सन जो जब वे संप्रदाय में उन्होंने प्रवेश किया तो वो 1492 और स्वर्गवास हो गया उनका 1582। ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों सन कुम्मन दास जी के संबंध में इम्पोर्टेंट रहे हैं। जन्म, उनका संप्रदाय प्रवेश और जो है स्वर्गवास। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 347। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन किसका है? यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 348। गेय पदों की जगह कवित सवैयों में कृष्ण का लीलागान करने वाले प्रथम कवि कौन रहे हैं? तो जो गेय पदों के जगह कवित सवैया में कृष्ण गायन करने वाले जो कवि रहे हैं वे रहे हैं रसखान जी। रसखान का मूल नाम जो है सैयद इब्राहिम है। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में रसखान का मूल नाम क्या रहा है, रसलीन का मूल नाम क्या रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। 349 प्रश्न संख्या। तू नीके दोही जानत गैया चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागे तिहारे पिया। जो ये पंक्ति है ये उपयुक्त में से इन पंक्ति के रचनाकार कौन रहे हैं?
तो आपको पता ही है ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये कुम्भन दास जी की पंक्ति रही है, जो कि कुम्भन दास जी के संबंध में एक पंक्ति और प्रसिद्ध है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। वो है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पहनिया टूटे, बसिरी गयो हरि नाम। जब अकबर ने जो है कुम्भन दास जी को संतन सीकरी में के लिए बुलावा भेजा था, तब कुम्भन दास जी ने ये कहा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यानी कि जो संत होते हैं उन लोगों को सीकरी जाने का क्या काम है कि आते जाते तो मेरे पैरों की जो है पादुकाएं ही टूट गई हैं, बिसर गयो हरि नाम, और मेरे जो हरि राम नाम में भी बाधा पड़ रही है, बिसर रहा है यानी रुकावट आ रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पंक्ति कही थी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 350। मेरे नैन बिहर की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है? तो जो ये पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है, ये सूरदास जी की है। पंक्ति और कथनों से अधिक प्रश्न लिए भाई आज मैंने, तो आप लोग थोड़ा सा इनको बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है, ताकि आपको परीक्षा में ये कथन या पंक्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से कर सको, क्योंकि ये उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है जो कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे भी गए हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है हनुमान नाटक के रचयिता रहे हैं? हनुमान नाटक के रचयिता रहे हैं हृदयराम। हृदयराम एक प्राचीन कवि एवं कृष्णदास जी के पुत्र रहे हैं, और हृदयराम जो पंजाब के रहने वाले थे वे राम भक्त कवि थे, और उनकी रचनाएं भगवान राम को समर्पित थी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 352। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। तो यह जो पंक्ति है ये कथन है, ये जो है किस लेखिका द्वारा कहा गया है? तो आंडाल एक लेखिका रही है जो कि आलवर भक्त रही है, उनके द्वारा ये कहे गए कथन है। आप लोगों को लगेगा कि मीराबाई द्वारा कहे गए कथन है, तो मीराबाई का नहीं है, ये जो है आंडाल लेखिका का है। आंडाल जो कवियत्री रही है आलवर भक्त, तो उनका ये कथन है। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। ये जो कथन है आंडाल का है। तो देख लेते हैं इसके संबंध में और अन्य तथ्य। आंडाल जो है जन्म गोदा देवी के रूप में इनका जन्म हुआ, और वह तमिलनाडु के 12 आलवरों में से एक मानी जाती है। वह विष्णु चेता की गोद ली हुई बेटी है और आलवर ही थी ये। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 353। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? आप लोगों को पता ही है, ललित ललाम जो है प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है मतीराम जी का। मतीराम जो है रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। फूल मंजरी को मतीराम ने जहांगीर को समर्पित किया। फूल मंजरी जो है इनकी रचना है, तो इस रचना को उन्होंने जो है जहांगीर को समर्पित किया है, और उनके आश्रयदाता रह चुके जहांगीर को समर्पित किया है, जो कि उनके आश्रयदाता रह चुके हैं। और मतीराम का जो जन्म है 1617 ईस्वी माना जाता है। मतीराम ब्रजभाषा के जो रीतिकाल के अंतर्गत ब्रजभाषा के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये भूषण, चिंतामणि और नीलकंठ के जो है भाई माने जाते हैं। मतीराम के 4 प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। कौन कौन से? फूल मंजरी, ललित ललाम और मतीराम सतसई और रसराज। ये इनके 4 प्रमुख ग्रंथ रहे हैं, और अन्य ग्रंथ भी रहे हैं भाई मतीराम के। तो वे जो है कुछ विद्वान मानते हैं कि मतीराम नाम के 2 लेखक हुए, जो वे अन्य ग्रंथ हैं वे दूसरे मतीराम के माने गए हैं। देख लेते हैं आगे। डॉक्टर बच्चन के अनुसार जो है मतीराम ने जो रसराज मतीराम का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगर बच्चन के अनुसार ये पूछ लिया जाए मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो जो रसराज ग्रंथ है मतीराम का, तो मतीराम का यह ग्रंथ प्रथम ग्रंथ माना जाता है। फूल मंजरी में जो है 60 दोहे
मिलते हैं हमें, जो कि जहांगीर को समर्पित की गई रचना है। फूल मंजरी। बढ़ते हैं आगे। 354 प्रश्न संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? एक पाश्चात्य विद्वान रहे हैं I.A. रिचर्ड्स, इनकी कौन सी कीर्ति नहीं है? नहीं में पूछा हुआ है तो कल्चर एंड अनार्की जो है मैथ्यू आर्नल्ड की कीर्ति रही है। और जो ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ लिटरेरी और इंटरप्रेटेशन इन टीचिंग जो है, ये तीनों रचनाएं जो है I.A. रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। I.A. रिचर्ड्स की कई बार परीक्षाओं में रचना पूछी जाती है, तो और अन्य पुस्तकें और अथवा रचनाओं ग्रंथों के बारे में भी संबंध में भी हम देख लेते हैं और अन्य तथ्य हमें पता कर लेते हैं I.A. रिचर्ड्स के संबंध में। I.A. रिचर्ड्स का जो रचना काल है 1924 के से लेकर 1926 के मध्य माना जाता है। I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित और अन्य पुस्तकें हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसीलिए सन भी पूछ सकते हैं। 1924 आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। साइंस एंड पोएट्री जो है 1926 में रचित रचना है और जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 की है और कोलरिज एंड इमेजिनेशन जो है 1934 की रचना है। एक दर्जन ग्रंथों में से प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है I.A. रिचर्ड्स के संबंध में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 355। कुम्मन दास किस जाति के कवि रहे हैं? तो कुम्मन दास जो है क्षेत्रीय जाति के कवि माने जाते हैं। कुम्मन दास जी के संबंध में हमने उनकी प्रमुख पंक्तियों को देख ही लिया था और अन्य तथ्य भी हम देख लेते हैं। कुम्मन दास जी जो है अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। और इनके पुत्र का क्या नाम है, ये मैंने आपको पहले बताया था, चतुर्भुज दास, जो कि पिता पुत्र का संबंध है इन दोनों कवियों में। अष्टछाप के कवियों में किन दो कवियों में पिता पुत्र का संबंध है, तो आपको इस तरह तथ्यों को समझते हुए याद करना है। तो वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र रहा है वो है विठलनाथ। विठलनाथ ने जो है 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की है। और कुम्मन दास जी जो है अष्टछाप के प्रथम कवि माने जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था। और प्रसिद्ध कवियों में की बात करें, सबसे प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं, तो सूरदास रहे हैं अष्टछाप के सबसे प्रसिद्ध कवि। लेकिन प्रथम कवि पूछ लिया जाए तो कुम्मन दास। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य जो है वल्लभाचार्य के रहे हैं और 4 शिष्य रहे हैं विठलनाथ के। देख लेते हैं कौन कौन से अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं। कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 356। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अब फिर एक कथन और देख लेते हैं हम। तो ये जो कथन है ये भी आचार्य शुक्ल द्वारा कहा गया कथन है कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर 2 रसों की कविता है। इस काल में हुई प्रधानता श्रृंगारी ही रही है। यानी कि ये जो दूसरा कथन है ये भी शुक्ल जी द्वारा कहा गया रीतिकाल के संबंध में। मैंने 1-2 कथनों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। एक तो क्वेश्चन के माध्यम से हमें हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल के प्रथम आचार्य किसे माना है, चिंतामणि जी को। और दूसरा कथन ये है हमारा, इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई है और प्रधानता किसकी रही है, अधिक श्रृंगार रस की। अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी कि रीतिकाल का जो हमेशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है जब कालों का विभाजन किया गया हिंदी साहित्य के अंतर्गत, तो हर काल के दोहरे नामकरण के प्रवृत्ति को उन्होंने अपनाया है। यहाँ तक कि जो रीतिकाल का जो नाम है
वो भी इन्होंने अपने कथन में यह कह दिया कि इसे श्रृंगार काल भी अगर कोई कहे तो कह सकता है। यानी कि विश्वनाथ मिश्र ने जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी स्वीकार कर लिया है। जिस प्रकार उन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम भी स्वीकार किया है और वीरगाथा काल नाम भी उन्होंने दिया है, इसी प्रकार उन्होंने रीतिकाल का नाम भी श्रृंगार काल स्वीकार कर लिया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 1 सेकंड भाई। और अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास जी को माना है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का जो समय है संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। ये हमने कर ही लिया है। शुक्ल ने जो है रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 357। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने रखा? अभी मैंने बताया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल का जो नाम है श्रृंगार काल नाम रखा है। और अंधकार काल के इन्होंने कहा रीतिकाल को, वो कहा त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है और श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बढ़ते हैं आगे। और मिश्र बंधुओं ने इन्हें अलंकृत काल नाम दिया है। हर एक जो है रीतिकाल का नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए है। तो जब हम रीतिकाल को पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक एक तथ्य को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक विद्वान के अनुसार उनके नामकरण को देखेंगे। तो हिंदी साहित्य में संभवतः 1700 से लेकर 1900 वर्ष यानी कि 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक के समय काल को रीतिकाल का नाम दिया जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हमें बिल्कुल अपनी तैयारी को निरंतर अभ्यास के साथ करते हुए चलना है। आप लोगों को मैं बार बार बताती हूँ कि सफलता का राज के निरंतर अभ्यास ही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि बार बार तथ्यों के जब आप रिवीजन करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देख लेते हैं। भक्ति काल और रीतिकाल दोनों के कालों को हिंदी साहित्य के मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भक्ति काल का जो अगर हम मध्यकाल की नाम की बात करें तो भक्ति काल और रीतिकाल के नाम को ही मध्यकाल नाम से जाना जाता है। जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी कि मध्यकाल को ही दो भागों में बांट दिया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है वो उसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं और उत्तर मध्यकाल जो है उसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहलाता है और जो है पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल कहलाता है। रीतिकाल स्मृति और विलासता का काल भी कहा जाता है। रीतिकाल के कवियों को मुख्यतः 3 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? रीति ग्रंथकार कवि या लक्षणबद्ध कवि या रीतिबद्ध कवि। यानी उन्हें हम रीतिबद्ध कवि के नाम से भी जानते हैं या रीति ग्रंथकार कवि के नाम से भी जानते हैं प्रथम वर्ग के कवियों को, और रीति लक्षणबद्ध या रीतिबद्ध कवियों के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं हमारे रीति मुक्त कवि। इस प्रकार से रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों के आधार पर हमने रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं रीतिकाल में कवियों में केशव और चिंतामणि का नाम प्रमुख
रूप से लिया जाता है। इन दोनों को ही अलग अलग विद्वानों ने जो है रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है। जैसे कि केशव ने जो है केशव को विश्व प्रसाद मिश्र ने माना है और चिंतामणि को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और अधिकतर विद्वानों ने चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। उसके बाद सामान्यतः रूप केशव को ही रीतिकाल का भाई चिंतामणि के अनुसार जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है चिंतामणि को माना जाता है और वैसे केशवदास को माना जाता है। देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 358। बालचंद बिजबाई भाषा दुहु नहीं लगन दुई हाशा। उपयुक्त पंक्ति जो है किस विद्वान द्वारा लिखी गई है, किस लेखक की है? तो ये पंक्ति है विद्यापति की पंक्ति है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो देख लेते हैं विद्यापति के संबंध में और अन्य जो इनकी रचनाएं है। संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों भाषाओं में इन्होंने कविता रची है। इसके अलावा जो है इनकी रचनाएं है विद्यापति की जो रचनाएं है, विद्यापति की एक रचना है भाई पदावली, विद्यापति की पदावली। पदावली के कारण ही विद्यापति जी को प्रसिद्धि मिली है। एक सेकंड भाई। विद्यापति की जो पदावली रचना है उसके कारण ही इन्होंने विद्यापति को प्रसिद्धि मिली है। और पदावली के अलावा जो है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि रचनाएं भी विद्यापति जी की है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है इन्होंने जो है अवहट भाषा में लिखी रचना है। और पदावली जो है वो इनकी मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है। बढ़ते हैं आगे। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी अवहट भाषा में रचित रचना प्रसिद्ध रचनाएं रही है विद्यापति जी की। बढ़ते हैं आगे। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी संवाद के रूप में किया गया? सुख सुखी संवाद के द्वारा जो है किस रासो काव्य कथा का वर्णन किया गया निम्नलिखित में से? वो है पृथ्वीराज रासो। अगर एक संवाद और पूछा जाता है भृंगी संवाद के रूप में किस कथा का वर्णन किया गया है? तो वो उसमें किया गया है कीर्ति लता जो विद्यापति की रचना है। कीर्ति लता के अंतर्गत हमें भृंगी संवाद हमें देखने को मिलता है। और सुख सुखी संवाद जो है पृथ्वीराज रासो के कथा में हमें देखने को मिलता है। हमारा अंतिम प्रश्न जो है 360 देख लेते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा भाई ये। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत क्या रहा है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में जो है उत्पत्तिवाद का जो सिद्धांत है वो क्या रहा है? नहीं है भाई किसका है ये पूछा हुआ है। तो किस चार ये रस के व्याख्याता रही है? भट्ट लोलट, भट्ट नायक, भट्ट शंकुक भाई भट्ट नहीं है, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक और अभिनव गुप्त। ये जो चार रस निष्पत्ति के जो व्याख्याता रही है। वैसे रस के निष्पत्ति के जो जन्मदाता रही हैं वे रही हैं भरत मुनि जी, भरत मुनि। लेकिन आगे चल के जब इसका रस का निष्पत्ति का जो की व्याख्याएं की है इन्होंने चार आचार्यों ने, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक और अभिनव गुप्त ने। उनमें अलग अलग इन विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांतों को अपनाया है। जैसे कि उत्पत्तिवाद सिद्धांत, अनुमतिवाद सिद्धांत और भुक्तिवाद सिद्धांत और अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत। किस किस विद्वान ने जो है किस सिद्धांत को अपनाया है? तो इसमें पूछा हुआ उत्पत्तिवाद सिद्धांत। उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसका है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो भट्ट लोलट का जो है उत्पत्तिवाद सिद्धांत है। चारों आचार्यों के हम सिद्धांतों को एक बार देख लेते हैं। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद सिद्धांत है जिसे हम आरोपवाद नाम से भी जानते हैं। शंकुक का जो है अनुमितिवाद सिद्धांत है जिसे अनुमान के नाम से भी जानते हैं। भट्ट नायक का जो है भुक्तिवाद है जिसे हम भोगवाद के नाम से भी जानते हैं, भोगवाद। और उसके बाद है अभिनव गुप्त का जिसे हम
वाद के नाम से जानते हैं। तो इन सभी 4 व्याख्याताओं के जो ये सिद्धांत दिए गए हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 20 प्रश्नों को फिर से जो है अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए किया है और 360 प्रश्नों तक हम पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे लगभग हम 1000 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अधिक से अधिक तथ्यों के साथ, अधिक से अधिक जानकारी के साथ एक प्रश्न को हम करते हुए अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जो है पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेकर ही अपने जो है तैयारी को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो तथ्य मैं ले रही हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि इधर उधर की बुकों में से ना लेकर के, जैसे कि ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेकर के उनके अंदर से में जो सन वगैरह दिए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, जो कन्फ्यूजन की जो चीज़ें हैं वो उनको कई बुकों के संग्रह से कई में देख करके आपके सामने लेकर के आती हूँ। अगर किसी भी प्रकार से एक दो कहीं पर कोई जो है मिस्टेक भी हो जाए तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा पात्र रहूँगी। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।